नमस्कार, मैं मुस्कान प्लैनेट आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहिणी। आज हम बात करेंगे यूटीआई पे, जो एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है और आज के टाइम पे यूटीआई के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। यूटीआई को जनरली जो हम मानते हैं, अगर हम सुनते हैं कि किसी को यूटीआई है तो हमें अक्सर ये सुनने में आता है कि यूरिन डिस्चार्ज के टाइम पे पेशेंट को जो है पेन का प्रॉब्लम होता है, या पेशेंट को जलन भी हो सकती है जिसको हम बर्निंग सेंसेशंस भी कहते हैं, या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन भी हो सकता है। तो ये तो जो है हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादातर हम में से लोग जानते हैं, लेकिन उसका आयुर्वेद में क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है या आयुर्वेद में उसको किस तरह से कोरिलेट करते हैं, किस तरह से उसको समझाया गया है, और हम यूटीआई से कैसे बच सकते हैं और कैसे हम यूटीआई को ट्रीट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आयुर्वेद में कैसे बताई गई हैं, इस बारे में आज हम डॉक्टर रोहिणी जी से सारी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर रोहिणी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि यूटीआई को आयुर्वेद में क्या कहा जाता है, क्या माना जाता है उसको? मुस्कान जी, यूटीआई को आयुर्वेद में मूत्रकृच के नाम से जाना जाता है, और मूत्रकृच आयुर्वेद में एक ऐसी व्याधि मानी गई है जो कि त्रिदोषज है। त्रिदोषज मतलब तीनों दोष जिसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, वात, पित्त और कफ, तीनों की एग्रीवेशन की वजह से, मतलब बढ़ने की वजह से जो है वो मूत्रकृच जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा होती है। अब जैसे कि आपने बताया कि पेशेंट जो है वो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स का जो है वो कंप्लेन करते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं उनको सिर्फ बर्निंग सेंसेशन होती है यूरिन डिस्चार्ज के टाइम पर। कई होते हैं जिनको जो है वो पेन भी होती है, उसको हम डिसयूरिया बोलते हैं। जब पेशेंट को पेन होती है यूरिन डिस्चार्ज के टाइम पर, उसे हम डिसयूरिया टर्म से जो है वो जानते हैं। और कई पेशेंट्स हैं उनमें फ़ीवर भी आता है। अगर कुछ एक्सट्रीम केसेस चल जाएँ तो हाँ, लोअर एब्डोमेन पेन जैसे कि आपने बताया, वो सारी कंप्लेंट्स भी पेशेंट को रहती हैं। इस चीज़ के लिए जो कॉजेज़ आयुर्वेद में बताए गए हैं वो भी समवट जो है हम मॉडर्न के साथ डेफिनेटली कोरिलेट जो है उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप इसके कॉजेज़ की बात करें तो एक से ज़्यादा कॉजेज़ हैं जो मॉडर्न में भी एक्सप्लेन किए गए हैं और आयुर्वेद में भी एक्सप्लेन किए गए हैं। आप उन कॉजेज़ के बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह के कॉजेज़ होते हैं और किस तरह के पेशेंट में पाए जाते हैं? जो कॉजेज़ कॉमनली हम नोटिस करते हैं कि पेशेंट्स जो हैं ये चीज़ें ज़्यादा करते हैं, इस वजह से वो फाइनली जो है उनको यूटीआई होता है, वो कॉजेज़ या तो डाइटरी रिलेटेड होते हैं या लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। अगर आप डाइटरी हैबिट्स देखें पेशेंट की, तो डाइटरी जो पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इनटू नॉन वेज होते हैं, उनको जनरली जो है वो बहुत कंप्लेंट रहती है यूटीआई की। हम ये नहीं कह रहे कि आप नॉनवेज खाना बंद कर दो, पर हमारा बेसिक मोटिव ये है कि आप अगर नॉनवेज ले भी रहे हो तो हफ्ते में आप 2 बार लो, 3 बार लो। कोई भी चीज़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे लो तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको नुकसान करे, इस चीज़ का जो है वो चांस रहता है। और किसी भी चीज़ का एक्सेसिव इंटेक नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का, हाँ, एक्सेसिव इंटेक जो है वो कभी भी नहीं होना चाहिए, एक लिमिट होती है। अब हम लाइफस्टाइल की अगर बात करें, लाइफस्टाइल में आयुर्वेद में जो मूत्रकृच का मेन कॉज माना गया है वो है वेग धारण। वेग धारण का मतलब होता है कि एक तो आयुर्वेद में 13 तरीके के अधारणीय वेग माने गए हैं जिनको धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब रोकना नहीं चाहिए। उनमें से एक वेग है कि मूत्र जो है उसको भी जो है वो रोकना नहीं चाहिए। अब जैसे रिटेंशन ऑफ यूरिन जो है वो रिकरेंट हमारी लाइफ में बार बार रहती है। जैसे सपोज़ कोई IT प्रोफेशनल है, वो किसी मीटिंग में बैठे हैं और ऑब्वियसली अगर उन्हें अर्ज है कि नहीं मुझे जाके यूरिनेट करना है तो वो नहीं कर सकते बिकॉज ही इज़ इन द मीटिंग। अगर वही चीज़ जो है वो ओकेजनली हो तो ओके, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ फिर यूटीआई में लैंड हो। पर अगर कई लोग होते हैं अगर उनको जो है ये चीज़ हैबिट बन जाती है, धीरे धीरे बार बार उन्हें यूरिन जो है वो रिटेन करने की आदत हो जाती है। जैसे रेगुलर बेसिस पे हम ऑफिस में बैठे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम 5 मिनट और जो है वो रोक लेते हैं यूरिन को, और उसके बाद जो है 5 मिनट के बाद फटाफट ये काम करके जाते हैं और फिर यूरिन जो है वो पास करेंगे। बट वो धीरे धीरे वो डेली बेसिस की हैबिट बन जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स में जो है वो रिकरेंट यूटीआई के केसेस जो हैं हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। ओके, तो जो सबसे पहले आपको अगर हम देखें कि सबसे पहले जिनको यूटीआई होता है, लाइक रिकरेंट नहीं, बेसिक स्टार्ट होता है, तो उनमें बहुत जनरल कॉजेज़ क्या देखने को मिलते हैं? उनमें जो बहुत जनरल कॉजेज़ हैं
वो ये हैं कि एक तो जो लोग बहुत ज़्यादा आजकल हार्ड ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रेगुलर बेसिस पे अगर हम किसी भी चीज़ का इंटेक करते हैं तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हार्ड ड्रिंक्स जो हैं वो बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं, क्योंकि बॉडी से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वाटर जो है, अगर हम जो है वो अल्कोहल कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं तो बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो लूज़ होता है। बार बार अगर आप यूरिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी में जो है वो पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है तो बॉडी भी तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगी। इन रिस्पॉन्स जो है आपका जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होगा और वो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देगा बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में। मतलब जिस तरह से हम नॉर्मली भी अगर देखें कि कहीं पे पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पे कीड़े होने शुरू हो जाते हैं, बीमारियाँ होने शुरू हो जाती हैं, सेम चीज़ हमारी बॉडी के साथ भी होती है। अगर यूरिन हम रिटेन कर रहे हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे बैक्टीरिया और जो भी ऑब्वियसली उनको एक स्टार्ट हो हाँ उनको एक एसिडिक मीडियम मिल जाता है ग्रोथ के लिए, और ऑब्वियसली फिर तरह तरह के इन्फेक्शंस जो हैं वो पेशेंट्स में रहते हैं। तो मेन चीज़ है जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हमें कभी भी अपना यूरिन हमें रिटेन नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी मीटिंग में हैं तो हम मीटिंग से पहले खुद को फ्रेशन अप कर लें, ताकि अगर आधे एक घंटे की हमारी कोई मीटिंग चल रही है तो उस दौरान हमें कभी भी यूरिनेट करने का कोई अर्जेंसी हमें फील ना हो। एग्जैक्टली। और अगर हम कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उस केस में आई थिंक कि हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता होगा, क्योंकि जो ट्रैवलिंग लॉन्ग ट्रैवल्स करते हैं उनको भी ये दिक्कत ज़्यादा, जो लॉन्ग ट्रैवलर्स हैं स्पेशली जिनकी ट्रैवलिंग जो है एज अ प्रोफेशन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल की जिनकी ट्रैवलिंग जो है वो एज अ प्रोफेशन है, और जब ये चीज़ रहती है तो नो डाउट ऐसे से जो केसेस हैं यूटीआई एंड ऑल के केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उस केस में ऑब्वियसली जब आप अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहे हैं आप तब भी फ्रेशन अप हों, बीच में जब भी आपको मौका मिल रहा है आप काइंडली यूरिनेट करें, बिकॉज इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, इसमें किसी और का बेनिफिट नहीं है। अपनी बॉडी का ध्यान हमें ऑब्वियसली खुद ही रखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं हमें पहले से सोच के मैनेज करके या एक प्लान करके इन चीज़ों के लिए चलना पड़ता है। ओके तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि जैसे हम मानते हैं कि फ़ीमेल हेल्थ इशू है तो वो एक प्रॉपरली एक माइथ है, क्योंकि ये फीमेल हेल्थ इशू नहीं है। यूरिन मेल और फीमेल्स दोनों से ही कनेक्टेड है ऑब्वियसली, और यूरिन रिटेंशन भी दोनों के केस में ही होता है। तो आप हमें बताएंगे कि फीमेल स्टिल जो हैं वो यूटीआई के ज़्यादा पेशेंट जो होते हैं वो फीमेल्स ही होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो हमारे कॉमन पीपल हैं उनको नो डाउट ये क्वेश्चन जनरली फीमेल्स को तो रहता ही है कि क्यों फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं यूटीआई के। इसका रीज़न ये है कि फीमेल्स का यूरेथ्रा जो होता है, मतलब जो पेशाब की नली होती है, वो मेल्स के कंपैरिजन में शॉर्ट लेंथ होती है। मतलब फीमेल यूरेथ्रा इज़ शॉर्टर देन द मेल यूरेथ्रा। सो बेसिकली जब जो डिस्टेंस है यूरिन को एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई फीमेल है वो यूरिनेट करती है तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर आने के चांसेस भी होते हैं। तो जो वो ट्रैक्ट है उसको फीमेल का जो ट्रैक्ट है वो शॉर्ट लेंथ है, तो बैक्टीरिया को ऑब्वियसली डिस्टेंस भी ट्रेवल करने के लिए जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेल यूरेथ्रा। तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो फिर फीमेल्स में ज़्यादा बनते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ओके, मतलब उनका जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो लेंथ है वो एक कहीं ना कहीं रीज़न है। यस, दैट इज़ द मेन रीज़न। वो मेन रीज़न है कि फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोन है यूटीआई के लिए। ओके, अच्छा, जैसे आपने बताया कि डाइट और लाइफस्टाइल दोनों कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, तो जैसे अक्सर आजकल क्या होता है कि हम लोग अपनी फैमिलीज से दूर आके रह रहे होते हैं। लाइक फैमिलीज़ में तो ये होता है 3-4 लोग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, या पहले अगर जॉइंट फैमिलीज़ भी होती थी तो हमारा डाइट इतना हेल्दी होता था कि हमें ये इश्यूज़ नहीं होते थे। तो लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे पीजीज़ में रह रहे हैं, मेल्स भी रह रहे हैं, फीमेल्स भी रह रहे हैं, तो उन केसेस में यूटीआई का प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है, राइट? उन केसेस में लाइक हम फीमेल से अक्सर सुनते हैं कि बर्निंग सेंसेशन बार बार हो रहे हैं, या लाइक अगर मेंसेस उनका है, जो भी मेंस्ट्रुएशन उनका साइकिल है, उस टाइम पे उनको कभी बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा फील हो रहा है। तो लेकिन वो क्या होता है कि उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फीमेल्स अकेले रह रहे हैं तो वो ना ही गायनों के पास जाना जल्दी प्रेफर करते हैं। तो उस केस में कुछ ऐसे हम सजेशंस या ऐसे टिप्स हम लेके चलें कि जिससे हम यूटीआई से बच सकें। एक तो आपने ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ये चीज़ बताई है, और ये भी एक तरीके का कॉज है कि प्राइवेट टॉयलेट्स जैसे जो हैं वो अलग चीज़ है। जैसे हम घर पे होते हैं, सिर्फ 4 मेंबर्स हैं तो इतने चांसेस नहीं होते हैं। जब टॉयलेट्स जो है वो पब्लिक बन जाते हैं, जैसे कि पीजीज़ में होता है जनरली, या ऑफिसेज़ में होता है,
तो यूटीआई के केसेस चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों केसेस में जो है वो चांस ज़्यादा बनता है कि पेशेंट जो है वो जल्दी इन्फेक्ट होंगे। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़ रहती है कि आप कहीं पे भी रह रहे हैं, चाहे आप पीजी में रह रहे हैं, चाहे ऑफिस की बात है, हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कोई टॉयलेट जो है वो हाइजीनिक नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो पर्सन है जो वहाँ यूरिनेट कर रहा है वो जो है वो इन्फेक्शन कैच करे, और फिर जो है ऑब्वियसली कई बार जो है वो पेशेंट को इनिशियली पेशेंट जो है वो इग्नोर करते हैं, या जैसे आपने बताया जाना जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं, या टाइम नहीं होता है लोगों के पास। अगर इस चीज़ को जो है वो क्रॉनिसिटी में आप बार बार इग्नोर करें तो हो सकता है फर्दर जाके जो है आपको हो सकता है कि पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपका अलॉन्ग विद किडनीज जो है वो इन्फेक्ट हो जाए। किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकता है, पूरे के पूरे यूरेथ्रल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो यूटीआई के हैं वो हमारी पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा वो किडनी को हमारी अफेक्ट करेंगे। ओके, तो ये जो केस है, जैसे हमने पीजी और ऑफिसर्स की बात की, तो इसमें एक तो हमारे ग्रुप का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है कि हम हाइजीन वहाँ पे प्रॉपर रखें, प्रॉपर क्लीनलीनेस होनी चाहिए जो भी टॉयलेट्स हैं ऑफिसर्स में या पीजीज में। और पर्सनल लेवल पे हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, लाइक हम अगर हम यूरिनेट करने जा रहे हैं तो हम पहले भी उसको अपनी साइड से क्लीन कर सकते हैं, लाइक वाटर हम उसमें डाल सकते हैं। हाँ, राइट, हम फ्लैश आउट पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तो मैटर करती हैं ऑब्वियसली। ओके, तो इसके साथ जो सिम्टम्स हैं यूटीआई पेशेंट में, जैसे पेन और बर्निंग सेंसेशन की हमने बात की, इनके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो रिकरेंट यूटीआई होता है उनमें देखने को मिलते हैं। हाँ, जो रिकरेंट यूटीआई के केसेस हैं जनरली उनमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बर्निंग सेंसेशन, पेन तो रहती है। अलॉन्ग विद दैट कई बार इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होती है कि उनको बार बार जो है वो यूरिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऐसा होता है कि जैसे वो एक बार यूरिनेट करके आ गए, उन्हें ऐसा लगता है कि हम कम्प्लीटली जो है वो अपना जो यूरिन है उसको पास नहीं कर पाए हैं। उन्हें फिर फीलिंग रहती है बार बार कि नहीं मुझे फिर से जाना है यूरिन पास करने, मुझे फिर से जाना है यूरिन पास करने। ये सारी चीज़ें रहती हैं। अलॉन्ग विद दैट जो है वो प्राइवेट ऑर्गन में इचिंग भी हो सकती है, हो सकता है कि वो इन्फेक्शन जो है वो प्राइवेट ऑर्गन में भी फैल जाए, ये चीज़ें भी होती हैं। और इसके अलावा जो पेशेंट है हो सकता है उन्हें लोअर एब्डोमेन पेन भी रहे, सुप्रा प्यूबिक पेन जिसे हम कहते हैं, लोअर एब्डोमेन पेन भी उनको जो है वो रहे। अगर फर्दर जो है वो किडनी इन्फेक्शन हो जाता है तो हो सकता है कि अगर किडनी के सेल्स जो हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से, तो माइट बी पॉसिबल कि ऑल ओवर बॉडी में जो है वो यूरिन नॉट यूरिन बट वाटर रिटेंशन जो है वो देखने को मिलेगी फिर। ओके, मतलब कहीं ना कहीं अभी तक के हमने डिस्कशन में ये देखा कि एक बहुत ही जनरल सी प्रॉब्लम है कि हम अपना यूरिन को रिटेन कर लेते हैं, लाइक हम मीटिंग में हैं या जैसा डॉक्टर रोहिणी ने भी बोला कि हम 5 मिनट बाद यूरिनेट कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ बन सकती है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, वो आपके किडनी को भी इफ़ेक्ट कर सकती है और कहीं ना कहीं वो आपके प्राइवेट पार्ट को भी इफ़ेक्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं वो आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट और ओवरऑल बॉडी को वो आपको इफ़ेक्ट करेगी। क्योंकि जब हम बार बार अगर यूरिनेट करने जा रहे हैं वो हमारी ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ पे भी अफेक्ट करने वाला है, और वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को भी लो करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ही रिलेटेड हो जाती हैं। ओके, डॉक्टर रोहिणी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी अभी तक बताई आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं यूटीआई से रिलेटेड? इसके अलावा कुछ आप ऐसा जो है वो एक पॉपुलेशन का पार्ट समझ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे रहता है यूटीआई के लिए। हाँ जी। एक तो फीमेल्स ही होगी ड्यू टू देयर शॉर्ट यूरेथ्रा। हाँ जी। अलॉन्ग विद दैट डायबिटिक पेशेंट्स। ओके, क्योंकि जो यूरिनरी ट्रैक है अगर उसमें जो है वो शुगर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा, ग्लूकोज का कंटेंट ज़्यादा रहेगा, तो उस केस में जो है बैक्टीरिया को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग जो हैं अपने आप को जितना हाइड्रेटेड रख सकते हैं उतना रखें, क्योंकि हाइड्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूटीआई से बचने के लिए। कई बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, जैसे कोई बेड रिडन पेशेंट है उनको कैथेटर लगा हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोन है यूटीआई के लिए। अलॉन्ग विद दैट कोई मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है, उनको भी नो डाउट कहीं ना कहीं जो है वो प्रोन रहती हैं इस चीज़ के लिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रोन रहती हैं कि नहीं यूटीआई जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स को कई बार रिकरेंट यूटीआई रहता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू क्योंकि उनकी यूरिन में जो है वो प्रोटीन का अमाउंट या शुगर का अमाउंट या हॉर्मोन्स का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। ओके, इसके अलावा कुछ डाइटरी टिप्स अगर आप बताना चाहें कि क्या ऐसी डाइट जिनको बेसिक
पहली बार यूटीआई हुआ है या रिकरेंट अगर किसी को यूटीआई होता है, तो डाइट में ऐसा उनको क्या करना चाहिए? लाइक उनको लिक्विड ज़्यादा लेने चाहिए या किस तरह के लिक्विड उनको लेने चाहिए? वो टिप्स आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। देखो मुस्कान जी, जब डाइट की बात आती है तो डाइट के लिए तो अगर कोई रिकरेंट यूटीआई का पेशेंट है तो सबसे पहले उन्हें डाइट और लाइफस्टाइल, इन दोनों चीज़ों का जो है वो मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। डाइट में वो लेस स्पाइसी खाना खाएं या फिर बिल्कुल गरम गरम खाना जो है वो ना खाएं। उसको मतलब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है अगर आप खाने का इंटेक करें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कहीं ना कहीं हार्ड ड्रिंक्स जो हैं, अल्कोहल जो है, उसकी इंटेक जितनी आप कम कर सकें उतना अच्छा है। नॉन वेज की इंटेक जो है वो कंट्रोल्ड करें। मतलब इंसान को जो है वो थोड़ा अपना लालच छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है उसमें तो यही है कि एक्सरसाइज आप जो है वो लिमिटेड करें। एक्सेसिव एक्सरसाइज भी जो है वो स्वेटिंग में रिजल्ट करेगी। स्वेटिंग की वजह से फिर से बॉडी डिहाइड्रेट होगी, बॉडी मॉइस्चर रिटेन करने की कोशिश करेगी, कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगी और वापस जो है पैथोजन को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा ग्रो होने के लिए। तो इन सब चीज़ों से ऑब्वियसली हमने अगर अपने आप को बचाना है तो एक्सरसाइज हम उतनी ही करेंगे जितनी जो है हमारी बॉडी, हमें लगता है कि हमारी बॉडी इतनी एक्सरसाइज सहन कर सकती है। ओके तो जैसे एक्सरसाइज की आपने बात की, तो जनरली आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा टाइमिंग होना चाहिए कि मेल्स को लाइक 1 आवर या हाफ एन आवर ही एक्सरसाइज करें? क्योंकि जिम में अगर जाते हैं और उनका पैशन होता है तो वो 2 to 3 आवर्स ईजिली वो कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, तो कहीं ना कहीं वो भी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इस वजह से। वहाँ पे जो मेन चीज़ मैटर करती है वो है डाइट। अगर कोई 2-3 आवर्स जिम में लगा रहा है, वेट्स उठा रहा है, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि उस इंसान की डाइट जो है वो उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर कोई अपने आप को एक्सट्रीम लिमिट में पुश करता है तो ऑब्वियसली बॉडी कहीं ना कहीं जो है वो जवाब देगी, रिस्पॉन्ड आएगा। ओके मतलब जैसे कहीं ना कहीं फीमेल्स को रहता है कि एक साइड डाइटिंग भी करनी है, दूसरी साइड एक्सरसाइज भी करनी है, तो उनको अपना डाइट और लाइफस्टाइल दोनों को बहुत ही अच्छे से बैलेंस, वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। अगर आप जो है डाइटिंग और एक्सरसाइजिंग दोनों साइमल्टेनियसली चलाना चाहते हैं तो आप डाइट ऐसी लें जो आपकी बॉडी को एनर्जी भी दे, ठीक है, आप अपने आप को हाइड्रेटेड भी उतना ही रखें, और आप एक्सरसाइज ऐसी करें जो आपको पता है कि नहीं इतना जो है मेरी बॉडी सहन कर सकती है। अगर आप अपने आप को एक्सट्रीम लिमिट्स में पुश करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ंट लाइक कि आप 10 दिन अगर जो है वो 10 पुशअप्स एक्स्ट्रा मारेंगे तो उससे आपका 10 किलो वजन लूज़ होगा। थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। वो आपको नेक्स्ट डे ज़्यादा फटीग देगा। जी, तो तभी आजकल हम देखते हैं कि जो यूथ है हमारा, यूथ में सबसे ज़्यादा यूटीआई का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है या सोसाइटी होती है उसके प्रेशर में या तो उनको वेट लूज़ करने का बहुत ज़्यादा रहता है या उनको बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो या तो अपने डाइट और लाइफस्टाइल को बैलेंस नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा ही डाइट का इंटेक कर लेते हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से यूटीआई कहीं ना कहीं उनको होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहिणी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिनको हम FAQs भी कहते हैं, जो जनरली हमें देखने में आते हैं कि पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं आपसे कुछ आंसर्स जानना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, जैसे हमने कॉजेज़ की पहले भी बात की है, तो मोस्ट कॉमन कॉज जो यूटीआई का होता है, जैसे हमने बात की कि बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, पेन होता है, राइट? तो अगर किसी भी पर्सन को बर्निंग सेंसेशन हो रहा है यूरिन पास करते हुए या पेन हो रहा है, तो इज़ दैट श्योर कि उसको यूटीआई का प्रॉब्लम है, या उसके लिए कुछ डायग्नोस करने के लिए कुछ वो टेस्ट करा सकता है? नहीं, ऑब्वियसली अगर कोई पेशेंट आता है कि मुझे जो है वो यूरिन पास करते वक्त जलन हो रही है या मुझे जो है वो पेन हो रही है, तो फर्स्ट जो इंस्टिंक्ट आता है वो तो यही होता है कि नहीं यूटीआई है, माइट बी यूटीआई है। Okay. तो हम पेशेंट को जो है वो यूरिन माइक्रोस्कोपी और मैक्रोस्कोपी दोनों के लिए जो है वो रिकमेंड करते हैं। Okay. मतलब कि आप जो है वो रेगुलर यूरिन, मतलब यूरिन की अपीयरेंस, उसका कलर, उस चीज़ का टेस्ट भी कराएं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन भी कराएं। ओके तो मतलब डायग्नोस के लिए हम टेस्ट की भी हेल्प आगे लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज़ कि यूटीआई के पेशेंट्स को, जो रिकरेंट यूटीआई के पेशेंट्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि बॉडी का हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। जो रिकरेंट यूटीआई के पेशेंट्स होते हैं ऑब्वियसली उनको हाइड्रेटेड तो रहना ही चाहिए, जितना ज़्यादा पानी पी सके उतना पिए। बट अगर कोई नॉर्मल यूटीआई का पेशेंट भी है या रिकरेंट यूटीआई का पेशेंट भी है, दे कैन गो फॉर क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस का यूटीआई में बहुत अच्छा रिजल्ट है और नो डाउट वो बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में भी हेल्प करता है और वो आपको एसिडिक नहीं बनने देता, जिसकी वजह से पैथोजन ग्रोथ जो है वो डेवलप होता है। ओके तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि हाइड्रेट रहना बॉडी का बहुत ज़रूरी है, दैट मीन्स डिहाइड्रेशन ऑन द अपोजिट साइड बहुत बड़ा रीज़न है यूटीआई का।
ऑब्वियसली। कि अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है तो यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक कर रहा है कि अगर हम बोल रहे हैं कि जिसको रिकरेंट यूटीआई है उसको अर्जेंसी रहती है कि बार बार उसको यूरिन पास करना है, तो इस डर की वजह से भी कि बार बार यूरिन पास करना है, तो इस डर की वजह से भी कई लोग क्या होता है कि हाइड्रेट नहीं रहते या ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहते कि हमें बार बार यूरिनेट करना पड़ेगा, तो वो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं या उस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये तो देखो फिर वैसे हो गया कि इंसान का वहम ही हो गया एक तरीके से कि हाँ मैं जितना ज़्यादा पानी पीऊँगा मैं बार बार यूरिनेट करने जाऊँगा मुझे दर्द होगी। बट अगर वैसे पर्सन जो है वो ऑब्जर्व करे, जितना ज़्यादा वो हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करेगा उसके लिए खुद के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत उसको यूरिन में जलन लग रही है या पेन हो रही है यूरिन पास करते वक्त, तो वो टोटली ख़त्म हो जाए अगर वो अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखे। अगर आप बार बार पानी नहीं पीना चाहते, आप क्रैनबेरी जूस पिएँ, इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन यूटीआई स्पेशली। ओके, मतलब कि हमें वो डर नहीं रखना है कि हम हाँ, हमें वो डर बिल्कुल नहीं रखना है। यूरिनेट करना है। लाइक 2-3 दिन में अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो 2-3 दिन में हमें वो दर्द और बर्निंग सेंसेशन भी कम होने शुरू हो Obviously. जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वुमेन जो हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को किस तरह से प्रिवेंट करें? वुमेन यूरिनरी ट्रैक्ट को अगर उनका सॉरी टू इंटरप्ट, अगर उनका जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे आपने बताया या प्रेग्नेंट वुमेन ज़्यादा होती हैं, प्रोन होती हैं, तो वो कैसे प्रिवेंट कर सकती हैं? देखो, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इवन मतलब जो नॉर्मल डेज होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फीमेल्स जो हैं वो जितना, नॉट इवन फीमेल्स, मेल्स जो हैं वो भी अपने आप को जितना हाइड्रेटेड रखें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हाइड्रेशन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है यूटीआई प्रिवेंट करने के लिए। ओके। और अगर इन केस किसी को जैसे थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि नहीं मुझे जो है वो जलन हो रही है यूरिन पास करते वक्त या मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो उस टाइम पर जो है आयुर्वेद में सफेटिक भस्म का जो है वो बहुत अच्छा यूज़ बताया गया है कि उसको जैसे गर्म पानी में डाल के और उसके बाद आप उसका नॉर्मली जो है अपने जो प्राइवेट एरिया है उसको रिंस कर सकते हैं, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है जलन और दर्द, ये दोनों चीज़ें यूटीआई में कम करने के लिए। ओके, तो इसी के साथ जैसे हमने अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की और प्रेग्नेंट वुमेन की बात की, तो जो वुमेन मेनोपॉज स्टेज में होती हैं, मेनोपॉज वाली वुमेन भी क्या यूटीआई के लिए अफेक्टेड, मतलब ज़्यादा प्रोन होती हैं कि वो अफेक्ट हो? यस, मेनोपॉज जो फीमेल्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होती हैं यूटीआई के लिए, क्योंकि जब मेनोपॉज का ऑनसेट होता है उस टाइम पे जनरली फीमेल्स को जो है वो हॉट फ्लशेस की बहुत कंप्लेंट रहती है। जब बॉडी में जो है वो गर्मी बढ़ती है एक तरीके से, तो उस टाइम पर जो है वो फीमेल्स जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जो है वो लैंड होने लग जाती हैं। जब वो डिहाइड्रेशन की तरफ लैंड हो रही हैं तो सेम पैथोलॉजी जो है वो आगे वैसे ही वर्क करेगी और पैथोजेंस को जो है एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा ग्रो करने का। इसलिए मेनोपॉजल फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। ओके, तो आपने जैसे बताया कि फीवर भी देखने को मिलता है यूटीआई के पेशेंट्स में, तो फीवर और यूटीआई का क्या एसोसिएशन है, लाइक क्या कनेक्शन है कुछ? आप उसका ऐसे से कनेक्शन समझ सकते हैं कि जब फीवर यूटीआई के पेशेंट को हो रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो गोइंग ऑन है, इसलिए पेशेंट को जो है वो फीवर आ रहा है। मैं नहीं बोलती कि बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का फीवर होता है, बट एटलीस्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तो हम टेम्परेचर नोट करते ही हैं। उसको खुद भी फील हो सकता है कि उसकी मतलब उसको फीवर हो रहा है या उसकी बॉडी कंटिन्यूअसली हाँ, सेकंड और थर्ड डे तक अगर ये चीज़ डायग्नोज नहीं हो पाए कि पेशेंट को जो है वो यूटीआई है, तो माइट बी पॉसिबल कि फीवर में थोड़ा बहुत जैसे पेशेंट और ज़्यादा डिहाइड्रेट होगा, तो उस वजह से जो फीवर है वो थोड़ा और सीवियर हो जाए, जैसे 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाए, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाए। ये सब कुछ चीज़ें नो डाउट हमें ऑब्जर्व करने को मिल सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जो यूटीआई है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है? सेक्चुअली हाँ कह सकते हैं किसी एक हद तक, हर बार नहीं, बट येस इट कैन। ओके, तो अगर कोई यूटीआई का पेशेंट है तो उसको क्या प्रिकॉशंस या किस तरह के प्रिवेंशंस वो ले सकता है, लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ना बने वो? इस केस में जो है डायरेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वो अपने जेनाइटल्स को वॉश कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी पैथोजन एक्यूमुलेशन होनी होगी वो चीज़ जो है, मतलब एक हमें वो बेसिकली एक ट्रांसमिशन लाइन काटनी है। तो अगर हम जो है वो अच्छे से, वही बात आ गई, अगर हम अपनी हाइजीन मेंटेन करते हैं तो सब कुछ जो है वो ठीक रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, मींस परफेक्टली हम नहीं कह सकते कि यूटीआई जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हमेशा होती है। परफेक्टली नहीं बोल सकते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नया नाम एक जुड़ता है यूटीआई के साथ,
क्लेप्सला यूटीआई करके, क्लेप्सला यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा? ये बेसिकली पैथोजेंस होते हैं जो अलग अलग होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल है, इकोलाई है, वैसे ही क्लेप्सेला है। ओके, तो क्लेप्सेला यूटीआई का मतलब ये है कि यूटीआई जो क्लेप्सेला पैथोजन की वजह से हो रहा है। ओके, तो अगर जैसे फाइनली जो है यूरिन कल्चर के लिए भी रिपोर्ट जाती है समटाइम्स, तो इन केस अगर नॉर्मल एंटीबायोटिक, जैसे मॉडर्न में जो प्रैक्टिस होती है उसमें ये होता है कि अगर इन केस नॉर्मल एंटीबायोटिक जो भी यूटीआई के लिए दे रहे हैं वो वर्क नहीं कर रही है, तो फिर क्लेप्सेला के लिए उनकी चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इसलिए यूरिन कल्चर के लिए जाता है ये पता करने के लिए कि एग्जैक्टली कौन से पैथोजन की वजह से जो है वो यूटीआई हो रहा है। तो वन ऑफ दोज पैथोजन्स इज क्लेप्सेला। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं यूटीआई के, वो क्या होते हैं? इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोलाई। ओके, नेक्स्ट है कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा हो सकती है, जैसे आपने पहले ही बताया, तो किडनी के अलावा और कोई भी बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा इफेक्ट करेगा यूटीआई? यूटीआई अगर वैसे देखा जाए जनरली ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलते हैं, पर माइट भी पॉसिबल कि थोड़ा बहुत जेनाइटल इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट कंप्लेंट करे। ओके, मतलब किडनी से यूटीआई का डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है? किडनी से यूटीआई का नो डाउट डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, क्योंकि यूरेथ्रा से अगर ब्लैडर तक जो है इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकता है, तो ब्लैडर से ऊपर जो है वो किडनीज तक भी ट्रैवल कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से ब्लैडर कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं? 0.5 to 1%। ओके, मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि जनरली ये चीज़ मैनेजेबल है। ओके, तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें यूटीआई पे दी, और हमारे FAQs भी इतने ही थे। बाकी अभी तक जितनी भी जानकारी डॉक्टर रोहिणी से हमें मिली है, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ही अच्छी तरह से हम कह सकते हैं कि जो मेन हमारे टिप्स हैं वो हमें, एक तो अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, हम प्रॉपर हेल्दी डाइट लें, हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट। हमारा जो आजकल का बिजी शेड्यूल है उसमें हमें प्रॉपर मैनेज करना चाहिए कि हम कभी भी अपने यूरिन को ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन ना करें या उसको हम अपनी हैबिट ना बनाएं, ठीक है। यूजुअली हम कर सकते हैं उसको, लेकिन यूजुअली नहीं, लाइक ओकेजनली ऐसा हो सकता है कि कभी हम मीटिंग में स्टक हैं या कभी कभी हम लॉन्ग ट्रैवल में स्टक हैं तो हम रिटेन कर रहे हैं, बट जनरली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जनरल हमारा यूरिन रिटेंशन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होके किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बना सकता है, और कहीं ना कहीं वो हमारी पूरी ओवरऑल लाइफ को हमारे इफ़ेक्ट करने वाला है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहिणी, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी हमें दी। यूटीआई के बारे में आपने आयुर्वेदा से रिलेट करते हुए भी हमें बताया, और आपने उसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमें सारी चीज़ें बताई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मुस्कान जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बाकी आगे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह के अदर डिस्कशंस देखने के लिए, अदर हेल्थ टॉपिक्स पे हम डिस्कशंस करेंगे, तो उन सब से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं या और भी किसी हेल्थ इशू के रिलेटेड आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट डिस्कशन अपना करें, तो आप उसके रिलेटेड हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर रोहिणी। वेलकम मुस्कान जी। नमस्कार। Where there is health, there is no place for disease. In Planet Ayurveda, we believe in the power of natural herbs. Our goal is to prepare powerful extracts and original Ayurvedic combinations to help our customers with their health problems. The quality and purity of the herbs used in our products is crucial. Planet Ayurveda searches for farms located in the mountains of the Himalayas, as herbs that are grown in the Himalayan mountains are richer in their chemical constituents as compared to those grown in the plains areas. These small family farms are mainly situated in the villages located in the foothills of Himachal Pradesh, India. Planet Ayurveda chooses suitable farms based on the quality of their herbs and plants. We always seek for 100% pure herbs that are grown naturally in a healthy environment. In the fields of the selected Planet Ayurveda farms, no chemical fertilizers or urea is used. They only use an organic compost that has been prepared from leaves or animal manure.
They also do not use any kind of fertilizers. The herbs are grown naturally without the use of any insecticide or pesticide. Most of the labor is done manually, planting, clearing fields of weeds and harvesting, which has the added benefits in giving special care to the herbs and also work for the local people. The founder of Planet Ayurveda, Dr. Vikram Chauhan, is an experienced Ayurvedic doctor and specialist in phytotherapy who has immense knowledge about the natural growth of herbs. He also personally visits the various farms on a regular basis. Planet Ayurveda